11th. In this video we are going to discuss about the next and other cell organelle, that is ribosomes. So what is ribosome? राइबोसोम बेसिकली कुछ ग्रैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ ग्रैंडुलर ग्रैंड जैसे आप छोटे छोटे से कण जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम ग्रैंडुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं. सो ये ग्रैंडुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार ऑब्जर्व किए गए बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. एंड ये किसने देखा था? ये देखा था जॉर्ज पेलाडे ने. सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज पेलाडे, उन्होंने सबसे पहले एक डेंस पार्टिकल, एक बहुत ही ज़्यादा डेंस हैवी पार्टिकल्स को देखा इनसाइड द सेल. और कैसे देखा था? बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इन्हीं डेंस पार्टिकल्स को उन्होंने राइबोसोम्स का नाम दिया. साथ ही उन्होंने बताया कि जो डेंस पार्टिकल होते हैं वो राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं और उनके चारों तरफ कोई भी लेयर आपको दिखाई नहीं देगी. तो जैसे कि हमने डिफरेंस पढ़ा था इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. सो हमने देखा था कि जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें क्या होती है, एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एक मेम्ब्रेन उनको कवर करता है. बट राइबोसोम इज दैट स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक में भी है और यूकैरियोटिक में भी है. रीज़न क्या है? उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आपको, कोई मेम्ब्रेन आपको वहाँ पर नहीं दिखेगी. सो ये रीज़न है कि राइबोसोम दोनों में ही मौजूद होता है. येस, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बिकॉज जो यूकैरियोटिक सेल में वो थोड़ा सा और डेवलप होकर आई है. बट येस, दोनों में ही राइबोसोम मौजूद होते हैं. अगर रीज़न आए कि दोनों में ही क्यों है तो आपको बताना है कि एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है एंड प्रोकैरियोटिक में तो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ही होते हैं. सो इस वजह से वो वहाँ भी मौजूद है और यूकैरियोटिक में एक डेवलप फॉर्म मौजूद होता है. सो ये राइबोसोम्स किसके मिलकर बने हुए? राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और दे हैव नो मेम्ब्रेन अराउंड इट. इनके आगे कोई मेम्ब्रेन, इनके आगे आसपास कोई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होता. नेक्स्ट अगर हम बात करें सो जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उन यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है एंड प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का होता है. बेसिकली जो 70S है ये उसकी डेंसिटी के ऊपर निर्भर करता है. उसकी डेंसिटी क्या है, साइज़ कैसा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे 70 एंड 80S में डिफ्रेंशिएट करते हैं. एस स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. सेडिमेंटेशन क्या क्या होता है कि वो जितना ज़्यादा कोई पार्टिकल, आपने सेडिमेंटेशन की प्रोसेस पढ़ी होंगी जिसमें अगर पार्टिकल्स हैवी होता है जब आप उसे किसी सोल्यूशन में रखते हो तो वो क्या होता है, शटल डाउन हो जाता है. सो उसी के थ्रू हम यहाँ बता रहे हैं कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है. दैट मीन्स इनडायरेक्टली हम उसकी डेंसिटी और साइज़ के बारे में बता रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा डेंस होता है. अगर जैसे कि अभी आपको बताया कि यूकैरियोटिक में 80S है, 80S दैट मीन्स वो ज़्यादा डेंस होता है कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोटिक. 80S में हर एक 70 और 80S में जो राइबोसोम्स हैं वो दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट. तो एक लार्ज सब यूनिट किस तरीके से होती है, उसके नीचे एक स्मॉल सब यूनिट होती है. जैसे 80S है तो 80S में जो लार्ज यूनिट है वो होगी 60S की और स्मॉल सब यूनिट होगी 40S की. एंड वही 70S में बात करें तो जो लार्ज सब यूनिट है वो है 30S की एंड जो स्मॉल सब यूनिट है वो होती है जो लार्ज होती है वो होती है 50S की. मैंने 50 लिखा, अब 30 बोल रही हूँ मैं. तो 50S की लार्ज सब यूनिट होती है और 30 की होती है स्मॉल सब यूनिट. ठीक है, तो अगेन मैं रिपीट कर दूँ. 80S में जो लार्ज पार्ट है, बड़ा पार्ट होता है वो है 60S का, जो छोटा पार्ट होता है वो होता है 40S का. एंड वहीं 70S में जो लार्ज पोर्शन है वो है 50S का और जो स्मॉल यूनिट होती है वो होती है 30S की स्मॉल यूनिट होती है. सो इस तरीके से जैसे आपने देखा कि उनके साइज़ और ऑल्सो उनकी डेंसिटी में डिफरेंस होते हैं. इस वजह से दो अलग अलग टाइप ऑफ राइबोसोम हमें मिलते हैं इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक. बट येस, हमें राइबोसोम्स ऑफकोर्स मिलते हैं इन बोथ द सेल्स. पढ़ना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल को, दैट इज द साइटोस्केलेटन. व्हाट इज साइटोस्केलेटन? साइटोस्केलेटन कुछ फिलामेंट का एक फिलामेंटस प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. ठीक है, और इसे कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन बोलते हैं. साइटोस्केलेटन के वैसे तो बहुत सारे फंक्शन हैं इनसाइड द सेल, बट दे आर सम अदर फंक्शन सच एज मैकेनिकल सपोर्ट. बेसिकली इस मैकेनिकल एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक सेल को मोटालिटी प्रोवाइड करता है. ऑल्सो जो सेल का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को मेंटेन बनाए रखने के लिए भी कुछ साइटोस्केलेटन या साइटोप्लाज्म के अंदर फिलामेंट प्रोटीनस स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन. नेक्स्ट
सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया क्या होता है और फ्लैजिला होते क्या है? एक्चुअली ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं जो कि मेम्ब्रेन पर मौजूद होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है एंड सेल मेम्ब्रेन पे कुछ आउटग्रोथ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। सो इन आउटग्रोथ स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया बेसिकली वैसे तो बहुत स्मॉल होते हैं और इनका जो वर्क होता है वो होता है ओक्स का वर्क करना, उसका दैट मीन्स मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। एंड मूवमेंट भी वो दो तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर प्रॉपर सीलिया यहाँ पर मौजूद होते हैं छोटे छोटे, तो वो जो ये सेल है, इस जो पर्टिकुलर ऑर्गन है उसको मूवमेंट प्रोवाइड करती है, या फिर इस और सेल के आसपास इस सराउंडिंग में आने वाले जो भी फ्लूइड है उनको वो मूवमेंट प्रोवाइड करती है। दैट मीन्स अगर ये सेल और ये क्या है, यहाँ पर सीलिया है और इसके आसपास अगर कोई भी फ्लूइड आता है, जैसे यहाँ पे कोई फ्लूइड है, तो उस फ्लूइड को प्रॉपर मूवमेंट प्रोवाइड करती है एंड सेल के अंदर ट्रांसफर कर देती है। अदरवाइज जो सेल है उसके मूवमेंट के लिए भी ये हेल्प करती है। ऑल्सो हम फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला सीलिया के कंपैरेटिवली बड़ा होता है। ऑल्सो सेल मूवमेंट के लिए वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है और अच्छी तरीके से सेल में मूवमेंट करवा सकते हैं। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी फ्लैजिला होता है, बट यस उनका जो स्ट्रक्चर है वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला से डिफ्रेंशिएटेड होता है। मतलब फ्लैजिला तो यूकैरियोटिक सेल्स में भी मिलेंगे एंड प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल्स जो है वहाँ पर भी मिलते हैं, सर ऑर्गेनिज्म में वहाँ भी मिलते हैं, बट दोनों के स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसकी स्टडी करें अबाउट द सीलिया और फ्लैजिला, एक सीलियम और फ्लैजिलम की अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें मिलेगा कि जो फ्लैजिला है या फिर जो भी सीलिया है उसके चारों तरफ पहले तो आउटर जो लेयर होती है वो किसकी लेयर होती है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है। मतलब सीलिया और फ्लैजिला एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। आफ्टर दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अंदर की तरफ जो रीजन वहाँ पर मौजूद हो, कोर रीजन है, सेंटर रीजन में जो रीजन मौजूद होते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सोनिमा। इन एक्सोनिमा में कुछ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, आपको कुछ पैरेलली अरेंज माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई देंगे जो कि एक लॉन्ग एक्सिस पर एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज होते हैं। यूजुअली जो इनका नंबर होता है, ये जो आपको यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ कुछ लॉन्ग लॉन्ग से, तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर अरेंज है बेसिकली इनका जो नंबर होता है वो 9 होता है। 9 ड्रॉपलेट्स की तरह, 9 यहाँ पे ड्रॉपलेट्स की तरह रेडियल अरेंज होते हैं जिन्हें हम पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। ओके, अभी डायग्राम देखेंगे तो और समझ में आएगा, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि एक भी जो सीलिया या फ्लैजिला होती है उसके साथ चारों तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है। उसके अंदर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सोनिमा बोलते हैं। इन एक्सोनिमा के अंदर कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे से एक लॉन्ग एक्सेस पे पैरेलली अरेंज होते हैं। ये बेसिकली इनका नंबर कितना होता है? 9 ड्रॉपलेट्स यहाँ पर मौजूद है और इन्हें हम क्या बोलते हैं? पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। बिकॉज आप ये देखिए पेरीफेरल साइड पर ही अरेंज है, इसलिए हम पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। दो ऐसे भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो सेंट्रल रीजन में लोकेटेड होते हैं। सेंट्रल रीजन में आपको यहाँ पर कुछ दो पैरेलली अरेंज आपको क्या दिखाई देंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई देते हैं। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बिकॉज अगर आप देखो तो साइड में कितने हैं? 9 और सेंटर में कितने हैं? 2। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? एक ट्यूब्यूल्स का 9+2 अरेंजमेंट हमें यहाँ पर दिखाई देता है। अब इसे हम थोड़ा डायग्राम में चेक कर लेते हैं। सो ये जिस तरीके से आपको यहाँ पर डायग्राम है जिसमें आपको ये बाहर की जो ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर है, ठीक है, ग्रीन कलर की लेयर आपको अगर अंदर देखें तो यहाँ पर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आफ्टर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई दे जिसे हम ड्रॉपलेट्स बोल रहे थे। ये कितनी होती हैं ड्रॉपलेट्स? ये कितने, अब आप नंबर आप काउंट करो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो 9 पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे होते हैं। उनके बीच में इंटरड्रॉपलेट ब्रिज लगा हुआ है या फिर सेंट्रल ट्यूब्यूल्स, ये सेंट्रल ट्यूब्यूल्स लगे हुए। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है? एक सेंट्रल ट्यूब्यूल्स के थ्रू या दो सेंट्रल ट्यूब्यूल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट मैंने क्या बोला कि पेरीफेरल ट्यूब्यूल्स है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स है जो कि साइड साइड में है जिनका नंबर कितना है? 9। और दो सेंट्रल रीजन पे मौजूद माइक्रो ट्यूब्यूल्स है जिनका नंबर कितना है? 2। तो इसलिए जो अरेंजमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? 9+2 अरेंजमेंट। पेरीफेरल ट्यूब्यूल्स आपस में इंटर ड्रॉपलेट ब्रिज के द्वारा आपस में जुड़े हैं, जो ग्रीन कलर का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे जिसके थ्रू सारे पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स भी एक ब्रिज के थ्रू आपस में जुड़ा हुआ है। ऑल्सो ये एक सेंट्रल शीट से कनेक्टेड है, जो रेड कलर की सेंट्रल शीट आपको दिखाई दे रही है। इस सेंट्रल शीट से दोनों ही सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कनेक्टेड होते हैं। ऑल्सो जो रेडियल स्पोक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो पेरीफेरल माइक्रोस्कोप है,
सॉरी, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद है। इस पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से एक आपको रेडियल स्पोक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये आपको कुछ स्ट्रक्चर अराइज होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये रेडियल स्पोक सेंट्रल शीथ से अटैच होते हैं, तो दैट मीन्स सेंट्रल शीथ से जो रेडियल स्पोक के थ्रू पेरीफेरल ट्यूब्यूल्स भी अटैच होते हैं, ऑल्सो जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं ये भी अटैच होते हैं। और जो जितने भी सारे पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये इंटर डॉपलेट्स ब्रिज के थ्रू एक दूसरे से अटैच रहते हैं। तो ये एक प्रॉपर आपने डायग्राम देखा सीलिया या फ्लैजिला की एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 एक ब्रिज के थ्रू अटैच होता है जिस और इसे और इनक्लोज होता है बाय द सेंट्रल शीथ। ये अभी हमने देखा कि जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं, ये जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स है ये एक ब्रिज के थ्रू अटैच है और एक सेंट्रल शीथ के थ्रू क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, थ्रू उसके जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सेंट्रल शीथ, उसके बाद जितने भी ट्यूब्यूल्स वहाँ पे पेरीफेरल साइड में लगे हुए होते हैं, उन पेरीफेरल साइड से जो डॉपलेट्स है वो रेडियल स्पोक के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं। आपने देखा ये जो सेंट्रल पेरीफेरल साइड में आपको ये पेरीफेरल ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये इस सेंट्रल शीथ आपको दिखाई दे रेड कलर की, उससे रेडियल स्पोक के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि किस तरीके से जो पहले सेंटर ट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं, वो आपस में एक ब्रिज के थ्रू जुड़े होते हैं। आफ्टर दैट वो एक सेंटर शीथ से अटैच होते हैं। ये सेंट्रल शीथ कनेक्टेड है विद द ईच पेरीफेरल ड्रॉपलेट्स या ईच पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, और वो किससे कनेक्ट होता है, बाय द रेडियल स्पोक। तो इस तरीके से हमने देखा कि 9 रेडियल स्पोक यहाँ पर मौजूद होते हैं। ऑल्सो जो ये पेरीफेरल ड्रॉपलेट्स है वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय द लिंकर्स। सो बोथ फ्लैजिला एंड सीलिया एक सेंट्रियोल के एक छोटे से स्ट्रक्चर यानी कि एक सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई देगा जिसे हम बेसल बॉडी बोलते हैं। उस बेसल बॉडी से फ्लैजिला अराइज होते हैं। नेक्स्ट सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम बेसिकली एक सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर है, एक छोटा सा सेल है, उसमें एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई देगा जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स बोलते हैं। दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस सेंट्रियोलर मटेरियल। सो ये पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स कैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, एक आपके पास सेंट्रियोल है, इस सेंट्रियोल के चारों तरफ कुछ एमॉर्फस मतलब क्रिस्टल लाइक नॉन क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, सो नॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको वहाँ पर दिखाई देंगे जो कि इसके चारों तरफ क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। जो भी सेंट्रियोल्स मौजूद है, इन सेंट्रियोल्स में जो सेंट्रोसोम होता है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर, एक दूसरे से अपोजिट साइड में मौजूद होते हो। जैसे आपको एक कार्ट व्हील दिखाई देता है, एक जो पहिया चक्का जो आपको चक्का दिखाई देता है, जो कार्ट में व्हील लगा होता है, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में आपको ये अरेंज होते हुए दिखाई देंगे और एक दूसरे से पैरेलली परपेंडिकुलर एक दूसरे के, एक यहाँ पर तो एक उसके परपेंडिकुलर पर अरेंज्ड होता है। दे आर मेड अप ऑफ, ये किस चीज़ के बने होते हैं, तो ये 9 पेरीफेरल फाइबर्स के, कुछ ट्यूब्यूल्स के 9 पेरीफेरल फाइबर्स हैं। उन पेरीफेरल फाइबर्स के इक्वली शेप्ड में इक्वल स्पेस के बीच इक्वली स्पेस पे ये एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होते हैं। और जो ये पेरीफेरल फाइबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी कैसे होते हैं, ट्रिपल होते हैं, सब में आपको 3 पेरीफेरल फाइबर्स दिखाई देंगे, ट्रिपलेट होते हैं ये। और ये जो पेरीफेरल फाइबर्स आपको 3 दिखाई दे रहे हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। सेंट्रियोल का जो सेंटर का रीजन होता है वो प्रोटीनस होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं, और विच इज कनेक्टेड, और जो कि प्रॉपर जो यहाँ पर आपको आउटर साइड में पेरीफेरल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस पेरीफेरल स्ट्रक्चर से वो प्रॉपर कनेक्टेड रहते हैं लाइक द एक ट्यूब्यूल से या एक स्पोक से। जैसे कि आपने प्रीवियस अभी फ्लैजिलम में भी देखा था कि वहाँ पर आपको एक रेडियल स्पोक दिखाई देगा, तो वैसे ही रेडियल स्पोक आपको सेंट्रियोल्स में भी दिखाई देगा, और सेंट्रियोल से क्या होते हैं, जुड़ा हुआ होता है। ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये एक बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, और ये बेसल बॉडी से ही फ्लैजिला एंड ऑल जनरेट होता है। ऑल्सो ये कुछ स्पिंडल फाइबर्स का भी फॉर्मेशन करते हैं, बेसिकली कुछ इस तरीके के फाइबर्स को फॉर्म करते हैं। और ये फाइबर्स फॉर एन एग्जांपल कि ये हमारे पास क्या है, सेंट्रियोल्स है या सेंट्रोसोम है, जिसमें कुछ इस तरीके के आपको अरेंजमेंट दिखाया जा रहा है, इस तरीके से कनेक्टेड, ये कुछ स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड ये स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, 2 परपेंडिकुलर अपोजिट, तो एक सेंट्रियोसोम यहाँ पे,
या फिर एक दूसरा सेंट्रियोल यहाँ पे मौजूद होता है, और दोनों ही क्या कहते हैं, कुछ स्पिंडल फाइबर्स को जनरेट करते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर्स आगे जाकर स्पिंडल एपरेटस का जनरेट करते हैं। और ये जैसे ही ये आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाई देंगे, तो ये सेल डिवीज़न की प्रोसेस को प्रमोट करते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, ये और दूर होते चले जाएंगे, एक प्रॉपर जो एक न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना स्टार्ट कर जाता है, और फिर एक सेल में सेल डिवीज़न की प्रोसेस स्टार्ट होने लगती है। तो ये हमने देखे अबाउट द सम अदर सेल ऑर्गेनल्स। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियस।